जय हिंद सभी को। आज की क्लास में जैसे कि आप सबको पता है हमारी मॉडर्न इंडिया की स्पेक्ट्रम बुक की सीरीज़ चल रही है और आज हम इसमें पढ़ेंगे द बैटल ऑफ प्लासे, जो कि 1757 में एक युद्ध लड़ा गया था ब्रिटिश वर्सेस मुग़ल एम्पायर। और इसे ऐसा भी कहा जाता है कि ये टर्निंग पॉइंट है और इसके बाद ही जो ब्रिटिशर्स हैं वो इंडिया में अपना अच्छा दबदबा जमा पाते हैं। और ये जो बैटल है ये टर्निंग पॉइंट भी कहा जाता है ऑफ मॉडर्न इंडिया की हिस्ट्री में। तो आज हम इस बैटल के बारे में चर्चा करेंगे और मैं इस बैटल को आपको प्रॉपर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से आपको ये बैटल को समझाऊंगा। तो ये जो बैटल थी वो जो वहाँ का बंगाल का नवाब था उसके और ब्रिटिशर्स जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उनके बीच में होती है। और ये जो फाइट होती है, जो बैटल होती है, ये बंगाल के अंदर ही लड़ी जाती है। तो जो इंडिया है, पहली बात तो इंडिया उस टाइम में इंडिया नहीं था। इंडिया बहुत छोटे छोटे देशों का एक ग्रुप था, जैसे कि राजपूताना, पंजाब, सिंध, त्रावणकोर, मैसूर, बंगाल, बॉम्बे, मद्रास, ये सब इंडिपेंडेंट एक कंट्री टाइप थे और इन सब का एक रूलर हुआ करता था। प्लस जो मुग़ल एम्पायर थी उसका सटन कंट्रोल था इंडिया के और नॉर्थन इंडिया के अंदर। तो हम देखेंगे कि जो बंगाल है वो जो रिचेस्ट प्रोविंस है मुग़ल एम्पायर का, प्लस जो ब्रिटिशर्स है उसका इंटरेस्ट बंगाल में बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जो 60% ऑफ कंप्लीट ट्रेड होती है एशिया में वो खाली बंगाल से होती है। प्लस 1690 में जो कलकत्ता है वहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी कलकत्ता की फाउंडेशन करती है। प्लस जो मुग़ल एम्पायर थे उन्होंने परमिशन भी दे दी थी ईस्ट इंडिया कंपनी को कि आप ट्रेड कर सकते हो फ्रीली इन बंगाल, और ट्रेड करने के लिए बस आपको हमारे को 350 यूरो पर एनम ही देने होंगे। और ये जो डील थी ये काफ़ी प्रॉफिटेबल थी ब्रिटिशर्स के लिए, क्योंकि उन्हें खाली 350 यूरो ही देने पड़ रहे थे साल के, और जो वो ट्रेड कर रहे थे बंगाल से वो 50,000 यूरो पर एनम की थी। इसका मतलब प्रॉफिट बहुत ज़्यादा ही था, और इसलिए ही जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसने बंगाल में अपना और ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाया। तो अब हम समझेंगे कि बैटल के बारे में, कि बैटल का मेन रीज़न क्या है, कि बैटल हुई ही क्यों। तो अगर आप किसी को भी एक पावर दोगे तो सीधी सी बात है कि वो उसका मिसयूज़ भी करने लग जाएगा। तो क्या हुआ था, जो कंपनी के ऑफिशियल्स थे वो मिसयूज़ कर रहे थे ट्रेड प्रिविलेजेस के, वो काफ़ी सारे कानून भी तोड़ रहे थे। प्लस ये जो ट्रेड की परमिशन थी ये उन्हें मुग़ल एम्पायर ने दी थी, और जो बंगाल था वो अंडर कंट्रोल था नवाब के। नवाब का नाम था सिराजुद्दौला। तो जो ये सिराजुद्दौला था ये काफ़ी नाखुश था इस चीज़ से, क्योंकि ये देख रहा था कि जो ब्रिटिशर्स है वो ट्रेड फ्री कर रहे हैं। इसका मतलब वो अगर कोई भी इंपोर्ट करके सामान लाएंगे इंडिया में तो उस पर उन्हें कोई भी टैक्स ड्यूटी नहीं देनी पड़ती थी। तो जिस कारण उनका सामान सस्ता बिकता था एज़ कम्पेयर टू लोकल मर्चेंट, और जो लोकल मर्चेंट था उसका लॉस होता था। और इसी कारण जो बंगाल से जो रेवेन्यू डेवलप होता था और जो जाता था नवाब को वो भी बहुत कम हो गया था, जिस कारण एक तो नवाब नाखुश था, सेकंड वो मिसयूज़ कर रहे थे अपने ट्रेड प्रिविलेजेस की। प्लस उन्होंने जो कलकत्ता है वहाँ का फोर्ट को फोर्टिफाइड करा था, यानी उसकी दीवारें ऊंची कराई थी, और ये सब इन्होंने बिना नवाब की परमिशन के करे थे। तो जिस कारण जो नवाब था उसे बुरा लगा, और उसके बाद एक स्मॉल कॉन्फ्लिक्ट होती है, ईस्ट इंडिया कंपनी अटैक करती है नवाब के कुछ सैनिकों पर, जिसके रेटिलिएशन में ब्लैक होल ट्रेजेडी होती है। तो ये ब्लैक होल ट्रेजेडी बहुत इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसमें क्या होता है कि जो सिराज उद दौला होता है वो अटैक करता है एक इंग्लिश के फोर्ट को जो कि कलकत्ता में होता है, और वहाँ पे करीब 146 इंग्लिश पर्सन्स होते हैं। तो उन्हें एक वो स्मॉल कमरे में कैद कर देता है, बंद कर देता है, और बंद करके चल जाता है। जब अगले ऑफिशियल्स आते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के और वो जब उस रूम का ताले को खोलते हैं तो वो देखते हैं कि जो 146 पर्सन्स जो जिन्हों को उसने एक छोटे से कमरे में बंद करा था उनमें से 123 मर चुके हैं, और मरने का कारण था सफोकेशन, लैक ऑफ ऑक्सीजन।
ऐसा कहा जाता है कि वो बहुत ही छोटा कमरा था जिसके अंदर सिराजुद्दौला ने 146 इंग्लिश पर्सन को कैद कर दिया था, और जिस कारण 126 पीपल की डेथ हो गई थी। और इस ट्रेजेडी इस मैसेकर को कहा जाता है ब्लैक होल ट्रेजेडी। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से। अब हम देखेंगे कि अगर किसी के 123 लोग आप मार दोगे तो सीधी सी बात है वो अगली पावर भी रिटेलिएट करेगी। तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो प्लान बनाती है रिटेलिएट करने का, और जो नवाब सिराजुद्दौला है बंगाल का उसको मज़ा चखाने का। तो वो क्या करते हैं, मद्रास से रॉबर्ट क्लाइव को बुलाते हैं। रॉबर्ट क्लाइव बहुत ही इंटेलिजेंट और डिप्लोमेटिक जनरल था। तो ये आता है और एक ये सीक्रेट अलायंस बनाता है, सीक्रेट ग्रुप बनाता है, एक तो मीर जफ़र के साथ और एक जगत सेठ के साथ। जो मीर जफ़र है वो सिराजुद्दौला का सेनापति है, यानी जो सेना का प्रमुख है, सेना का जो हेड है सेनापति, उसी को अपने पक्ष में ले लेता है मीर जफ़र को रॉबर्ट क्लाइव। प्लस जगत सेठ बैंकर होता है, इन्फ्लुएंसर बैंकर होता है, जो कि बैंक करता है, फाइनेंस करता है वॉर वगैरह को। तो रॉबर्ट क्लाइव ने जगत सेठ और मीर जफ़र को अपने साथ ले लिया था, और ऐसा कहा था कि भाई मीर जफ़र तुम मेरा साथ दे सिराजुद्दौला को मारने में, और मैं तेरे को बंगाल का अगला नवाब बना दूंगा। तो मीर जफ़र भी खुश हुआ कि हाँ यार, ये ठीक है कि मेरे को नवाब, मैं यानी सेनापति से नवाब बन जाऊंगा, और जगत सेठ को भी कहा कि मैं तुम्हें बहुत सारी जगह के राइट वगैरह दूंगा और तुम्हें अच्छे खासे पैसे दूंगा। तो ये दोनों मान जाते हैं, एक सीक्रेट अलायंस बनती है, और उसके बाद में बैटल होती है। तो ये जो बैटल होती है तो ये जीती जाती है रॉबर्ट क्लाइव द्वारा, और इसका मेन कारण होता है जो सीक्रेट अलायंस इसने बनाई थी। और जो स्ट्रॉन्ग फोर्स होती है 50,000 सोल्जर की, जो कि लाता है ये अपना सिराजुद्दौला नवाब ऑफ बंगाल, वो मुट्ठी भर सैनिक ईस्ट इंडिया कंपनी के सैनिकों से हार जाती है। और इसका मेन कारण है, जब वॉर होती है, जब बैटल चालू होती है, तो जो मीर जफ़र है वो पलटी मार लेता है, स्ट्रेटजी चेंज कर देता है। जो जगत सेठ है वो पैसे की मदद नहीं करता, और जिस कारण नवाब ऑफ बंगाल ये युद्ध हार जाता है। और जो मीर जफ़र का बेटा है मिरान, वो सिराजुद्दौला को मार देता है, एग्जीक्यूट कर देता है, और जो इंग्लिश है वो इस वॉर को जीत जाते हैं। तो ये जो वॉर बैटल ऑफ प्लासी जीती जाती है, वो तारीख है 23 जून 1757, और ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी यूपीएससी एग्ज़ामों में पूछी गई है, जैसे कि सीडीएस और सीएपीएफ में। अब हम देखेंगे कि सिग्निफिकेंस क्या है इस बैटल का। तो जो मीर जफ़र है वो नया नवाब बन जाता है बंगाल का, और जो ये मीर जफ़र है ये किसकी मदद से नवाब बना, ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटेन की मदद से बना। तो ये ब्रिटेन का एक एलाई टाइप में बन जाता है, प्लस बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ मनी ये देता है ईस्ट इंडिया कंपनी को, प्लस ज़मींदारी राइट देता है 24 परगानास के। प्लस इस बैटल के बाद में जो फाउंडेशन है ब्रिटिश एम्पायर की इंडिया में, वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है। प्लस ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अपनी मिलिट्री सुपरमेसी पे भी इसके बाद में बहुत काम करती है। और यही था आज के इस चैप्टर में, और ये आप समझ ही गए होंगे। ये मैंने बड़े ही शॉर्ट तरीके से आपको बैटल ऑफ प्लासी समझाई है, जो कि 1757 में हुई थी, और 1947 में हमारे को आज़ादी मिली थी। करीब ये 190 साल पहले की बात है। और 1757 जो कि टर्निंग पॉइंट होता है ब्रिटिशर्स का, प्लस 1857 जो टर्निंग पॉइंट होता है इंडियंस का। इस टाइम में रिवॉल्ट ऑफ 1857 होती है, और 1947 ये जो तारीख है, ये जो साल है, इसमें हमारे को आज़ादी मिलती है। तो ये करीब 190 साल पहले की बात है अपनी आज़ादी से। और आखिरी में मैं ये कहना चाहूँगा, पढ़ाई करते रहो, और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो कम्प्लीटली। और मैं यही कहूँगा कि आपने ये वीडियो पूरी देखी है, और मैंने आपको इस चैप्टर को काफ़ी शॉर्ट तरीके में समझाने की कोशिश करी है, एज अ शॉर्ट नोट टाइप। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।